नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आयोजित मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक पूरे 100 प्रश्नों का विस्तृत सॉल्यूशन। यह सामान्य अध्ययन पेपर 1 का भाग सेट सी का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर, बीना नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है? तो दोस्तों यह बेतवा नदी की सहायक है और इसके साथ ही बीना, धसान और जामिनी तीनों बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा दक्षिण मध्य प्रदेश में होती है, जिसमें बालाघाट प्रमुख है और इसके पश्चात इसके निकट का मंडला जिला यहाँ पर एकदम सही आंसर है। उसके बाद अखरानी और मथवार पहाड़ियाँ के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदराएँ बनाई हैं? तो दोस्तों चंबल, सोन और केन ये उत्तरी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ हैं, जबकि अखरानी और मथवार और बड़वानी ये दक्षिण मध्य प्रदेश में भौगोलिक स्थिति की पहाड़ियाँ हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर नर्मदा होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर बालाघाट का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में 53%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जिसके पश्चात श्योपुर 52% है, जो कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न होगा, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यतः सिंचाई कुएँ एवं ट्यूबवेल से होती है। उसके पश्चात 16.8% नहरों से होती है। तो इसका सही जवाब कुएँ एवं ट्यूबवेल है। और उसके पश्चात छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है। दोस्तों प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा आप। इसमें स्पष्ट पूछा है कि कौन सा गलत है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों में कौन सा गलत है, यानी इनको मैच करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर बारना परियोजना जो कि बेतवा और हलाली नदी पर है, रायसेन में, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके पश्चात कोलार परियोजना सीहोर के लांबाखेड़ी गांव में है, जो कि एकदम सही है। उसके पश्चात पुनासा जो कि नर्मदा नदी खंडवा जिले में, बिल्कुल सही है। जबकि सुक्ता परियोजना बुरहानपुर में है, न कि बैतूल में। तो इस तरह यह गलत है। इस प्रकार छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुक्ता बैतूल। उसके पश्चात 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। यह प्रश्न ऑप्शन में दिया है, जबकि इसका सही आंसर 5 है। मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। इस प्रकार 7वें प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके पश्चात 8वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। दोस्तों यह गलत जवाब है। उर्वरता सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी एवं उसके पश्चात काली मिट्टी में होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि गंगा दोआब क्षेत्र में पड़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार 8वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1, 3 और 4 तीनों होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात 9वां प्रश्न पूछा गया है आपसे, मैंगनीज के बड़े भंडार कहाँ पर है? तो बालाघाट जिले की भरवेली खदान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है, यह मैंगनीज के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर
छिंदवाड़ा जिला में मैंगनीज का उत्पादन होता है। अगर 10वें प्रश्न को देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब यह होगा, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। यह विकल्प गलत है, क्योंकि शीत ऋतु जो है, जिसे शिशिर भी कहते हैं, यह वर्षा की एक ऋतु है। अगर वर्षा की ऋतु है तो यह शुष्क हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब अनुच्छेद 72 72 होगा। उसके पश्चात मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न अभी मुझे कहीं मिला नहीं है। अगर यह मिल जाता है तो इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात 13वां प्रश्न अगर देखा जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो दोस्तों महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित किया गया है। फिर बात करें अगर प्रश्न क्रमांक 14 की, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ क्या है। तो माल की उपलब्धता में कमी कोई लाभ नहीं हो सकता दोस्तों। आर्थिक विकास में कमी, यह भी कोई लाभ नहीं हो सकता। और उच्च बेरोजगारी दर भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही जवाब बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। बड़ा आसान सवाल, 1949 होगा इसका सही जवाब। उसके पश्चात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। इसका सही जवाब अनुच्छेद 222 आर्टिकल 222 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 17 देखें, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। दोस्तों इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 18 है, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन क्या प्रदान करता है। दोस्तों इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया और इसमें यह बता दिया गया कि केवल कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। उसके बाद विकल्प भी 2026 तक लोकसभा वाला जो प्रश्न है, इसका 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और SC/ST एक्ट जो डिवीज़न हुआ था इनका, यह 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो इस प्रकार सही जवाब आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 19, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो इसका सही जवाब 1919 का भारत शासन 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 20 की बात की जाए तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 21, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। मिकांग नदी बांग्लादेश से नहीं गुजरती दोस्तों। यह मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का क्षेत्र है, जबकि मिकांग नदी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस की सीमाएं बनाती है। उसके पश्चात 22वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में सर्वाधिक थी। दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत यहाँ पर मिजोरम में है 89.3%। उसके पश्चात 84.7% गोवा की है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। दोस्तों इसका सही जवाब 27.9% के साथ मेघालय है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक। और इनमें सबसे कम पंजाब रहेगा 13.9%। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 24, 90 ईस्ट रीज यानी कि 90 डिग्री जो पूर्वी जो रेखा है वो निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। तो दोस्तों यह हिंद महासागर में स्थित है, इसका एकदम सही जवाब होगा।
उसके पश्चात भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक विकल्प दिया है, पवन ऊर्जा के मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। यह बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि इस पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है, यानी कि जिसकी सीमाएं किसी भी समुद्री स्थल से नहीं मिलती, ऐसे देश को स्थलरुद्ध कहते हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि स्थलरुद्ध देश नहीं है। दोस्तों, नेपाल, लाओस और भूटान तीनों लैंडलॉक देश है, जबकि थाईलैंड लैंडलॉक देश नहीं है। इसका सही जवाब थाईलैंड होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 देखा जाए, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, इसका सही जवाब है लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और ओडिशा में है। यह गलत जवाब होगा, 80% नहीं है दोनों को मिलाकर। इस हिसाब से जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब विकल्प बी होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 देखा जाए, 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। दोस्तों, इसका सही जवाब गुजरात है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, एटलस पर्वत की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। दोस्तों, यह तटीय ज्वारी वन है, जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, जो कि हमारे देश की जो तटीय राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 31 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। मतलब जो वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे गूगल का है, एप्पल का है, इस तरीके से, तो कौन सा नहीं है, प्रश्न में यह पूछा गया है। अगर इसकी बात करें तो एलेक्सा दोस्तों अमेजन का है, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट बिंग का है और सीरी एप्पल का है। इस प्रकार कोर्टेसा किसी का भी वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों को आप काफ़ी ध्यान से पढ़ना है आपको, प्रश्न में पूछा गया है नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। दोस्तों, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था ई गवर्नेंस के माध्यम से देखी जाती है। इसका सही विकल्प बी होगा। उसके बाद देखा जाए, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जॉन मैकार्थी होगा, जिन्होंने 1935 में एआई को बनाया था। एआई के फादर जॉन मैकार्थी। और वो साइबर सुरक्षा की विशेषता है खतरे की रोकथाम करना, अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से रक्षा करना, सभी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर एकदम सही होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 देखा जाए, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग यानी फास्ट स्विचिंग जो होता है वो टनल डायोड के अंतर्गत होता है। इसका सही जवाब टनल डायोड होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पक्षपात का स्रोत नहीं है। दोस्तों, एआई पब्लिक के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, किसी भी पर्सन के साथ कोई पक्षपात कर ही नहीं सकता। एआई किसी प्रोग्रामिंग की वजह से डेटा, एल्गोरिथम या उसकी कैपेसिटी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन पब्लिक के साथ कभी भी यह भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 37, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अशुद्धि अंतक्षेप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 38, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है ई कॉमर्स के माध्यम से, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल लेवल पे इसकी अवेलेबिलिटी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है। रोबोट दोस्तों यह नुकसान है, रोबोट नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। मतलब रोबोट जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से पब्लिक मैन पावर की ज़रूरत कम हो गई है, जिसकी वजह से नौकरियां जाएगी। यह फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 40, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। दोस्तों, सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करने की एक तकनीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 41, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है।
दोस्तों यह पुरस्कार भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास हेतु दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2015 से प्रारंभ है और इसकी 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 42, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरा सिंह द बारासिंगा, जो मस्कट है इसका शुभंकर है, यह कान्हा नेशनल पार्क का है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मस्कट भूरा सिंह द बारासिंगा है। उसके पश्चात दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह भारवा आदिवासी समुदाय के लिए ना होकर गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 44 अगर देखें, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा सांची स्तूप। इसके पश्चात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो दोस्तों यह इंदौर रियासत से संबंधित है, इंदौर से संबंधित है। इसके पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत छांटना है यहाँ पर, ना कि सही। तो इसमें साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। मुक्ति बोस सृजनपीठ सागर में है, जबकि तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है बल्कि सतना के चित्रकूट में स्थापित किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगे देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। तो दोस्तों अलबरूनी नाम का जो अरब यात्री था, उसने जो कलचुरी शासक गांगे देव है उसे डाहल के शासक के रूप में निरूपित किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब प्रश्न क्रमांक 47 का अलबरूनी विकल्प सी होगा। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 48, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक है। दोस्तों हमें यहाँ पर 3 समाचार पत्रों के सही जवाब मिल चुके हैं। इस प्रकार इसका संपादक सांध्य है। सांध्य पत्रकार के संपादक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र है, क्योंकि इसके हमें संपादक सही से मिले नहीं है, बाकी 3 विकल्पों के मिल चुके हैं। तो इस प्रकार एलिमिनेटर मेथड से देखा जाए तो इसका सही जवाब सांध्य होगा। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 49 देखें दोस्तों, धर्म और राजेश्वर स्मारक कहाँ पर है स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, जो कि प्राचीन नाम इसका दशपुर था। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 51, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प बी, तीसरा 18.51%। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब मुझे मिला नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इन तीनों विकल्प में से इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 54, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो यह डिंडोरी है, जिसका प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 94 लोग निवास करते हैं। उसके पश्चात हमारा प्रश्न क्रमांक 50 छूट गया था, जिसे हम देख लेते हैं। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इनका संबंध गोंड चित्रकला से संबंधित है। और एक करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना जो वर्तमान में जिसके आवेदन चल रहे हैं, जिसकी पहली राशि 10 जून को आने वाली है, उसमें कितनी राशि दी जाएगी ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इसकी राशि 1000 प्रति माह दी जाएगी। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 56 है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो दोस्तों यह 3 बार लागू हो चुका है मध्य प्रदेश में। और प्रश्न क्रमांक 57 अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। तो यह 1000 से 4999 तक होती है, यानी कि 5000 या उससे ऊपर होने पर ग्राम पंचायत की जगह जनपद पंचायत या नगर पंचायत बन जाती है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसके लिए जिसे मुख्यमंत्री निर्देशित करे, जो कैबिनेट मंत्री जो भी हैं उनमें से जिसे भी मुख्यमंत्री निर्देशित करेगा वह मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट
मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है शेरला अग्रवाल। शेरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 60 की, तो वह पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 61 की बात की जाए, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि श्री गणेश वासुदेव मावलकर या GV मावलकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज F इंडेक्स 2023 के संस्करण का मेजबान था? दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2023 का, जिसका सही जवाब पुणे है। पुणे में यह F इंडेक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 63, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब महू है। महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में इंडियन आर्मी ने की है। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 64, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब इंदौर है। इंदौर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 65 देखा जाए, FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा रोम। रोम में, इटली के रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। प्रश्न क्रमांक 66 देखा जाए, 2017 से आरंभ सौभाग्य यानी कि सहज बिजली हर घर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों यह विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, जो कि केंद्रीय मंत्रालय है भारत सरकार का। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 67, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष यानी अप्रैल 2023 की स्थिति में कौन है? तो वह है श्री मनोज पांडे, वर्तमान के थल सेना प्रमुख। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 68, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? सही जवाब देखना है आपको। खेलों से संबंधित दिया है रंगा स्वामी कप, यह पोलो विकल्प में दिया है, जबकि यह हॉकी से संबंधित है, इस प्रकार यह गलत है। उस पर शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यादविंद्र कप हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही, और रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 68 का सही विकल्प B 2, 3 एवं 4 होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 69, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों रोमेश पठानिया जी को हॉकी के क्षेत्र में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 70, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों यह लियोनस मेसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इस समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों। इसका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2001 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब विकल्प A 3 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 73 में पूछा गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 74 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि सतर्कता यानी कि विजिलेंस के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए जो समिति बनी थी, जो भ्रष्टाचार निरोधी
सुझाव देने के लिए जो समिति बनी थी वो के संथानम समिति थी, जिसने कहा था कि सतर्कता आयोग को बनाया जाए, जो कि 1964 में इसकी स्थापना के संथानम समिति के आग्रह पर की गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। प्रश्न क्रमांक 75 अगर देखा जाए, भारतीय संविधान के दोस्तों माफ कीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? दोस्तों आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति आयोग 338A यानी कि ST और अनुचित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC 338B में उल्लेखित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब प्रश्न विकल्प B आर्टिकल 338 होगा। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 76, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप, प्रश्न पूछा गया है सूचना आयुक्त नहीं हो सकता राज्य का कोई सा भी अन्य या मुख्य। दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। इस प्रकार इसका सही जवाब विकल्प D होगा। अब प्रश्न क्रमांक 77 की बात करें तो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों लोक सेवा आयोगों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प B होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 78 की बात की जाए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट है? दोस्तों जो भारत सरकार के जो बड़े अधिकारी है जैसे केग है, अटॉर्नी जनरल है, इनके वेतन भत्ते भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किया गया है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? प्रश्न क्रमांक 80, इसका सही जवाब होगा 1 फरवरी 1994 यानी कि 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। इस तारीख से मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 81 देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों इसका सही विकल्प है, सही जवाब है विकल्प A 1336 AD। ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात एक कथन दिया गया यहाँ पर जो कि आपका काफ़ी जाना पहचाना और सुना हुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह कथन, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो कबीरदास जी की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है। यह विकल्प A यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 82 का। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 83 यहाँ पर पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो दोस्तों नील की खेती 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। प्रश्न क्रमांक 83 विकल्प A। और फिर परमहंस मंडली की स्थापना 84, प्रश्न क्रमांक 84, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? यह बम्बई में हुई थी जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी, इसलिए इस विकल्प का सही जवाब C होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? दोस्तों इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। फिर है प्रश्न क्रमांक 86, तहरीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं अल बरूनी। तहरीक ए हिंद किताब को अल बरूनी ने लिखा। दोस्तों हर वर्ष एक किसी न किसी पुस्तक का नाम अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इनको जो है विदेशी यात्री है इनकी किताबों को, इनकी यात्राओं के बारे में अवश्य पढ़े। इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न विदेशी यात्रियों से संबंधित पूछे गए हैं। फिर है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है?
विकल्प है सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक और स्वामी गोविंद गिरी। तो दोस्तों संथाल विद्रोह सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इन चारों ने मिलकर इनका नेतृत्व किया था और इसको आगे बढ़ाया था, इसलिए इसका सही जवाब है विकल्प ए। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र मुंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा की गई थी। स्थापना कहाँ हुई थी यह प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है मुंबई, विकल्प डी। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 89, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? दोस्तों अजंता की गुफाएं भी बौद्ध गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं भी है, बलसार भी है, लेकिन सांची में गुफाएं न होकर स्तूप है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न क्रमांक 90, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत हुए हैं अलवार और नैनार। इनमें अलवारों संतों की संख्या यहाँ पर 12 है और नैनार संतों की संख्या यहाँ पर 63 है। इस प्रकार अलवार और नैनार कुल 62 और 12 और 63 है, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 91, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह है सिवोनियल जोड़, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 91 का। प्रश्न क्रमांक 92 है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन जो बनाया गया था भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, वो किसके लिए विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कीट प्रतिरोध के लिए। लेपिडोप्लेंटेरो नाम का जो कीट था, इसकी वजह से यह फसल काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसके प्रतिरोध के लिए बीटी बैंगन को बनाया गया था। इसका सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 92 का विकल्प बी। उसके पश्चात 93 को देखा जाए, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? दोस्तों यह है विटामिन के, फाइब्रिनोजन जिसे बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा विकल्प क्रमांक सी। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 94 देखा जाए, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का कारक है? या इटाई रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो इसका सही जवाब है कैडमियम प्रदूषण। कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 95, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क एकदम सही जवाब है, विकल्प बी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 96, आयुष का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी चर्चा में अभी। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, विकल्प ए। आयुष टॉपिक मुख्य परीक्षा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर 3 में, इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 97 को हम देखेंगे यहाँ पर, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे इकोटोन कहा जाता है, जो कि संक्रमण क्षेत्र होता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 98, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्तर यानी बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट है हमारा सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 99, वायु की गति का मापन किस मीटर द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह है एनीमोमीटर, जो कि वायु की गति का प्रमुख मापक है। बैरोमीटर यहाँ पर दाब मापने के लिए काम आता है। हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए काम आता है और अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि इसका सही जवाब है वायु गति का मापन यहाँ पर एनीमोमीटर, विकल्प डी। फिर है प्रश्न क्रमांक 100, IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। इस तरह दोस्तों हमने सामान्य अध्ययन GS1 MPPSC प्रीलिम्स 2022
के पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखा, जो कि इंटरनेट और विभिन्न किताबों से लिए गए आंसर के अनुसार था। इसके ऑफिशियल आंसर की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 से 4 दिन में जारी कर दी जाएगी, जिसमें काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इधर उधर हो सकते हैं। उसके पश्चात वापस से ऑब्जेक्शन के बाद फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर ऑफिशियल मॉडल आंसर की से अवश्य मिला लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं या विलोपित भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो और अपडेट पाने के लिए, जो विभिन्न जॉब्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।